नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आमीन पटवारी जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, जिसको आप सामान्य शब्दों में पानी पटवारी भी कहते हैं, उसकी सीरीज चल रही है। यहाँ हम जीएस के पोर्शन से डील कर रहे हैं, जीएस का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका कंप्यूटर है, हिंदी है और सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, 2 सेट हो चुका है। काफी अच्छा रिस्पांस है आप सभी का, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन पर्पस हो, वो आप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज माता रानी का नवरात्रि का पावन अवसर है। आज चौथा दिन है, तो अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेके, परलौकिक लौकिक जिस शक्ति को भी आप मानते हैं उसका नाम लेके आज कार्रवाई को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष शुरू हुआ? है ना, इसी को बोलते हैं WWW। ठीक है, ये पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष प्रारंभ हुआ? WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये जो प्रारंभ हुआ है वर्ष 89 में प्रारंभ हुआ है। इसकी कहानी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब को कौन बनाया है? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अब कहानी सुन लो, ये बना कब था? 89 में बना था। और जनता के लिए खोला कब गया? जनता के लिए खोला गया ये 91 में। कब? 91 में। और पूरी तरह क्रियान्वित कब हुआ ये? 93 में। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, वैज्ञानिकों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सबसे पहले बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 89 में। जनता के लिए खोला गया 91 में और पूरी तरह फ्री हो गया ये 93 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 89 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रिया दोनों की विशेषताएं होती है? है ना, कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, ठीक है, और एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड, है ना। एनालॉग कंप्यूटर एक ही तरह का काम करता है, सामान्यतः एक ही क्रिया करता है और भौतिक राशियों को दर्शाता है। जैसे आपके गाड़ी का स्पीड मीटर, आपके गाड़ी का स्पीड मीटर, थर्मामीटर, है ना, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं? कोई भौतिक राशि को दर्शाएंगे और कंटिन्यू उसी पे गणना करेंगे, एक ही प्रकार का काम करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? सूचनाओं को सूचनाओं को क्या करता है? प्रोसेस करता है। सूचनाओं को क्या करता है? प्रक्रिया में करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, सूचना में बदलता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलके बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। है ना, जो आपका कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, जो आपके गाड़ी का स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है ना, टेम्परेचर मीटर है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर है। और इन दोनों को जो मिला के बनाओगे वो कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है? स्पेलिंग को चेक करती है। ठीक है, स्पेलिंग चेक करती है। ग्रामर, कौन सी फंक्शन कुंजी ग्रामर चेक करती है? आप लिखे हो और वो सही ग्रामर है या नहीं इंग्लिश में, कौन से चेक करता है? F7। कौन करता है? F7। F5 क्या करता है? स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में F5 स्लाइड शो को प्रारंभ करता है और F7 वर्ड डॉक्यूमेंट में F7 क्या करता है? ग्रामर चेक करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। GIF आप लोग खूब भेजते हो, है ना, अपने बाबू सोना जादू टोना को खूब GIF भेजते हो, है ना, अपने समवन को GIF भेजते हो। एक्चुअल में GIF का अर्थ क्या है? GIF का अर्थ क्या है भाई, बताइए। GIF का अर्थ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसी को बोलते हैं GIF। और ये क्या है? ये एक इमेज फॉर्मेट है। क्या है? ये एक इमेज फॉर्मेट। ठीक है, पर ये कार्य कैसे करता है? लूप वीडियो जैसे कार्य कैसे करता है?
लूपिंग वीडियो जैसे, लूपिंग वीडियो जैसे, लूपिंग वीडियो जैसे कार्य करता है। ठीक है, आप जीआईएफ में देखना मूवमेंट होता है, एक्चुअल में वीडियो का फॉर्मेट अलग होता है, इमेज का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन जो ये जीआईएफ है इसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये इमेज का ऐसा फॉर्मेट है जो गति करते हुए प्रतीत होता है, ये इमेज का ऐसा फॉर्मेट है जो वीडियो की तरह प्रतीत होता है। कुछ सेकंड का वीडियो होता है उसको बोलते हैं लूपिंग वीडियो। तो जीआईएफ में जो वीडियो होता है वो होता है लूपिंग वीडियो। ये इमेज फॉर्मेट है जो कई इमेजों को जोड़कर बनाया जाता है। जीआईएफ क्या है? एक इमेज फॉर्मेट है जो कई इमेज को जोड़कर बनाया जाता है, और ये बिना आवाज वाले लूपिंग वीडियो जैसे काम करता है। ठीक है इमेज फॉर्मेट लेकिन काम वीडियो का करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट, ठीक है, आपको पता है कि सबसे छोटा होता है बीट, सबसे छोटा होता है बीट, और उसके बाद आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। ठीक है, 8 बीट बराबर 1 बाइट, और 8 बीट में कितने? 2 निबल होते हैं। कितने? 2 निबल होते हैं। मतलब आपका 1 बीट सबसे छोटा, उसके बाद 4 बीट के समूह को क्या बोलेंगे? निबल, है ना, और 8 बीट के समूह को क्या बोलेंगे? बाइट। क्या बोलेंगे? बाइट। तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। सबसे पहले होता है बीट, ठीक, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, फिर टेराबाइट, उसके बाद टेराबाइट के बाद फिर पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद हेक्साबाइट, हेक्साबाइट के बाद जोटाबाइट, है ना, जोटाबाइट। ठीक है, जोटाबाइट के बाद योटाबाइट, और उसके आखिरी में अल्फा आता है। ठीक, तो आपको पता है कि सबसे पहले छोटा होता है किलोबाइट, ये सबसे पहले नंबर में आएगा, इससे छोटे और होते हैं। किलोबाइट क्या बनेगा? मेगाबाइट, मेगाबाइट क्या बनेगा? गीगाबाइट, गीगाबाइट क्या बनेगा? टेराबाइट, टेराबाइट क्या बनेगा? पेटाबाइट, पेटाबाइट क्या बनेगा? हेक्साबाइट, हेक्साबाइट क्या बनेगा? जोटाबाइट, जोटाबाइट क्या बनेगा? योटाबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा है टीबी, अभी हम लोग टीबी में है, टेराबाइट में है। ठीक है, अभी अगर आप लोग कंप्यूटर लोगे तो उसमें 1 टीबी का हार्ड डिस्क मिलता है आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट इसमें टेराबाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ALU 2 प्रकार के ऑपरेशन करता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर एक यूनिट होता है, सीपीयू के अंदर एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU किस प्रकार की गणना करेगा? अरिथमेटिक करेगा और लॉजिकल करेगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे? बोलोगे कि 2 + 4 कितना होता है, तो कंप्यूटर इसको कैसे जोड़ेगा? 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसे जोड़ेगा। ठीक है ना, कैसे जोड़ेगा? 2 + 2 + 2 +, मतलब ये अरिथमेटिक में सिर्फ जोड़ घटाव करता है, और लॉजिकल में क्या करेगा? बड़ा छोटा बताएगा। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट केवल 2 प्रकार की गणना करता है। कौन सा? अरिथमेटिक और लॉजिकल। ठीक है, अगर आप 2 × 5 करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कर देगा, गुणा में भी ये जोड़ देगा और बता देगा 10। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल गणना करता है। कौन? ALU। ठीक है, वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, रेलवे का क्वेश्चन है। वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, बताइए वेब क्रॉलर होता क्या है, ये पहले जान लीजिए, वेब क्रॉलर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, वेब क्रॉलर वो चीज है जो वेब पेज की जानकारी इकट्ठा कर आपके सामने सबसे पहला परिणाम देता है। अगर आप कुछ चीज सर्च करते हो
तो वेब क्रॉलर ही क्या करेगा, पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और आपको पहला परिणाम देगा। तो ये क्या करता है, स्पाइडर जैसा, जासूस जैसा काम करता है। ये कैसा काम करता है, स्पाइडर जैसा काम करता है ना। वेब क्रॉलर वेब पेज की जानकारी इकट्ठा करता है, जिसे बाद में सर्च इंजन द्वारा पहले परिणाम के रूप में आपको दिखाया जाता है। तो पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा कौन, वेब क्रॉलर। इसको वेब स्पाइडर और सर्च इंजन बॉट भी कहते हैं। इसको वेब स्पाइडर और सर्च इंजन बॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना वेब क्रॉलर ही है जो पूरी जानकारी आपकी इकट्ठा करता है और परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी को बोलते हैं वेब स्पाइडर। ठीक है, उसके बाद ISDN का अर्थ क्या होता है, ISDN का अर्थ क्या होता है बताइए भाई। ISDN है ना, ISDN में इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड होगा। क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड। ये एक तकनीक है जिसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या चलता था, इंटरनेट चलता था। अब कैसे चलता है इंटरनेट, अब फाइबर में चलता है, ऑप्टिकल फाइबर में। जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था तो ISDN के माध्यम से टेलीफोन में मॉडेम जोड़ के क्या चलाते थे, इंटरनेट चलाते थे। वही है टेलीफोन लाइन का इंटरनेट, उसी को क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब कैसे चलता है इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। ठीक है, इसी का अपडेट रूप ऑप्टिकल फाइबर हो गया आपका। तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेटेड आएगा। ठीक, डायल अप कनेक्शन बोलते थे, हमारे यहां पहले ये लगा हुआ था। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या चलता था, आपका इंटरनेट चलता था। ठीक है, ये ज्यादा स्पीड नहीं चलता था, 2 MBPS 3 MBPS की स्पीड देता था बस। लेकिन जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो 100 MBPS की स्पीड देता है ना। चलिए, इंटीग्रेटेड यहां तक समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है 7 दिसंबर को, जिसका अभी फॉर्म भराया जा रहा है, इसका हमारी संस्था के द्वारा एक कंप्लीट कोर्स भी चलाया जा रहा है और उस कंप्लीट कोर्स के बिहाफ में टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है। अगर आप कोर्स के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास PDF नोट्स मिलेंगे, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। और आपको एक इंटीग्रेटेड और स्टैंडर्ड क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी आप संपर्क कर सकते हो। टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए हो तो जरूर एक बार संपर्क करें। मैं अपने शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है CG टेट का, वो फरवरी में होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आगामी सत्र जो फरवरी के बाद चालू होगा, उसके लिए आपकी शिक्षक भर्ती होगी। अभी ऐसी सुगबुगाहट है मार्केट में, ऐसा खबर गर्म हो रहा है कि 5000 से भर्ती बढ़ के 8000 हो जाएगी और विषयवार भर्ती होगी। तो अगर आप शिक्षक भर्ती का भी कोर्स खरीदना चाहते हैं या CG टेट का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी हमारे संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। इनमें से IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है, IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है भैया बताइए। IP एड्रेस का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे आपके घर का पता होता है, आपका एक एड्रेस होता है, वैसे ही कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, कंप्यूटर का डिजिटल पता है। क्या है ये, डिजिटल पता है, एड्रेस है। जैसे मेरे कंप्यूटर का मान लो 192.186.22.154, ये मेरे कंप्यूटर का क्या है, IP एड्रेस है। अगर कोई भी मेरे को सूचना भेजेगा तो वो दीपक सर तक कैसे पहुंचेगा, ये कंप्यूटर के एड्रेस में पहुंचेगा। तो हर कंप्यूटर का एक अपना यूनिक नंबर होता है जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। ठीक है,
तो वो आईपी एड्रेस ही क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो उस कंप्यूटर का पता होता है। ठीक, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कई बार पूछा है व्यापम में। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में बायोस का अर्थ क्या होता है, बायोस, है ना। सबसे पहले कंप्यूटर चालू करोगे तो बायोस सेटिंग आता है। बायोस सेटिंग में आप फेरबदल करके कंप्यूटर के काम को ऊपर नीचे कर सकते हो। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर चालू करोगे तो सबसे पहले बायोस रन होगा और बायोस बताएगा कि आपके कंप्यूटर के जो जुड़े हुए हार्डवेयर है वो पूरे सही है या नहीं है, सब हार्डवेयर कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आप कंप्यूटर चालू करते हो और उसमें कीबोर्ड माउस नहीं है तो बायोस चेक करेगा और बता देगा कि कीबोर्ड नहीं है या माउस नहीं है। कोई भी हार्डवेयर मिसिंग है या कुछ भी मिसिंग है तो बायोस आपको बता देगा। बायोस चेक करता है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी हार्डवेयर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस चलता है और बायोस कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करता है कि सब सही है या नहीं, और उसके बाद बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है जिससे कंप्यूटर पूरी तरह चालू होता है। और इस जो क्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। बायोस के बाद पोस्ट रन होता है और वो फिर कंप्यूटर को चालू करता है। बायोस का मुख्य काम है कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयरों की जांच करना कि सब सही सॉट है या नहीं है, और उसके बाद मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जिससे क्या हो, कंप्यूटर चालू हो। और इसको कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होगा और कंप्यूटर चालू होगा तो उसको कहेंगे बूटिंग। कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग, है ना। सबसे पहले बायोस रन होगा। बायोस क्या करेगा, हार्डवेयर की जांच करेगा, सब चीज सही है तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और जब पोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर ऑन होगा, उस प्रक्रिया को बोलेंगे बूटिंग। और बूटिंग के बाद आपका कंप्यूटर काम करने लायक बन जाएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। अब आएगा आपका हिंदी। देख लेते हैं हिंदी में क्या अपन बिंदी लगा सकते हैं। हिंदी, चलो हिंदी में तो भैया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अयोगवाह वर्ण, इन सब में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। आप स्वर व्यंजन स्वर पढ़े हो, व्यंजन पढ़े हो, ठीक है, उसके बाद उच्छिप्त व द्विगुण पढ़े हो, अयोगवाह पढ़े हो। तो अयोगवाह क्या है, अयोगवाह का अर्थ होता है जिसका योग ना हो, जिसका योग ना हो, मतलब जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अब इसमें कौन है जो स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है, तो भैया अम और अहा को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन है आपका ड ढ, है ना, ड डमरू का ढ ढक्कन का। ठीक है, इसको द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ ऊपर आएगी और ऊपर तालू में टकरा के एकदम झटके से नीचे गिरेगी। ड ढ बोल के देखिए, जीभ ऊपर टच होगा नीचे गिरेगा, ऊपर टच होगा नीचे गिरेगा, तो इसीलिए इसको द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। किसको, ड ढ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये व्यंजन केवल हिंदी में है, केवल हिंदी के व्यंजन है ये, है ना, संस्कृत में नहीं है ये। ठीक है, संस्कृत में नहीं है, और हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवठ और खड़ी बोली, उसके बाद हिंदी। ठीक है,
तो भैया ड और ढ इन्हीं को बोलते हैं द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, और ये केवल हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। ठीक है, चलो रस छंद अलंकार तो पूछेगा ही, उससे एक दो क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई है ना, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बताइए भाई। चौपाई का उदाहरण, ठीक है, दोहे का उदाहरण, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु दो जायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। ये हो गया आपका दोहा। अब चौपाई कहां से चालू होगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऊपर वाला दोहा है, नीचे वाला चौपाई होता है। तो भैया चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, इसीलिए चौपाई को क्या माना जाता है? सममात्रिक छंद, सभी में बराबर मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद। चौपाई क्या है जी? एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और इसीलिए इसमें मात्राएं सब चरण में बराबर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? अर्ध सममात्रिक नहीं है मतलब वो सममात्रिक छंद है, सभी में बराबर मात्रा होती है। तो कौन कौन में कितनी कितनी मात्रा होती है ये मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये पूछेगा। दोहा, ठीक है, दोहा, दोहा में आपके दोहा प्रथम और तृतीय चरण में, दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में आपके कितनी 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये सममात्रिक छंद नहीं है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या है? मात्रा अलग अलग है। ठीक है, इसमें मात्रा अलग अलग है। ठीक, तो आपका दोहा है ना, दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। उसके बाद सोरठा, दोहा के बाद क्या आएगा? सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। दोहा का उल्टा सोठा, दोहा का उल्टा सोठा, दोहा का उल्टा सोठा। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। दोहा का उल्टा सोठा, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। उसके बाद बरवे में प्रथम और तीसरे चरण में, बरवे में प्रथम और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है ना। तो इसमें सब में मात्रा बराबर है क्या? नहीं है, इसीलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद कौन होगा आपका? जो होगा रोला होगा। कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो रोला है। ये भी अर्ध सममात्रिक है, ये भी अर्ध सममात्रिक, ये भी अर्ध सममात्रिक। दोहा में पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। दोहा का उल्टा सोठा, बरवे में पहले और तीसरे में कितना? 12, दूसरे और चौथे में 7। अब रोला, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो यह सममात्रिक छंद है। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो यह क्या हो गया? आपका सममात्रिक छंद हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन श्रृंगार है, ये श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रस क्या होता है मैं बता दूं। आप जो भी काव्य रचना को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, गा रहे हो, उससे जो आपको अनुभूति हो रही है, उससे जो आपको भावनाएं आ रही है, उससे जो आपको फीलिंग आ रही है, वही है रस, वही है रस, है ना। बाहुबली देखते हो,
बाहुबली में जब प्रभास बोलता है डर के भाग जाना है मृत्यु, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं करना है मृत्यु, तो सीना चौड़ा हो जाता है, एकदम ताकत आ जाती है। वो है वीर रस। क्यों? क्योंकि वो हमको वीरता भर रहा है। ठीक है, जब हम कभी खुशी कभी गम देखते हैं और शाहरुख खान और जया बच्चन रोते हैं तो एकदम दिल छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई हम दुखी हो रहे। वो है करुण रस, वो है करुण रस। ठीक है, जब हम भजन सुनते हैं, सांसों की माला में सुमरू में पी का नाम, तो एकदम कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है ना, प्रेम होने लगता है। वो है श्रृंगार रस। बाद में भक्ति और प्रेम अलग हो जाता है, वो है श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद गाना सुनते हो, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, वो है श्रृंगार रस। तो आपको जो भी काव्य रचना बोलते सुनते देखते हो, उससे जो आपको फीलिंग होती है वो है रस। अब इसको रस क्यों बोले? क्योंकि आम खाओगे तो आम का अलग रस है, जाम खाओगे जाम का अलग रस है, तो इसीलिए इसको रस बोल देते हैं। रस की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र में ऐसा मानते हैं कि नारायणगढ़ की पहाड़ी में ही हमारे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितना रस बताया? 8 रस बताया। बाद में शांत रस को जोड़ा गया तो 9 रस हो गया। उसके बाद भक्ति और वात्सल्य रस को जोड़ा गया तो 11 रस हो गया। लेकिन भरत मुनि के अनुसार अभी भी 8 रस हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति प्रेम, है ना। हास्य रस का क्या होता है? हंसी। शोक रस का क्या? दुख। विस्मय रस का आश्चर्य। और श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रसों का राजा, रसों का राजा, है ना। तो प्रेम और रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, देखो, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, ठीक, चलो, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या है? तो मैं बता दूं, नाट्य शास्त्र की रचना, नाट्य शास्त्र में रस दिया हुआ है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने, भरत मुनि ने। ठीक है, और इसने कितने रस बताए? 8 रस। क्योंकि ये शांत रस को रस नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि शांत रस में कोई फीलिंग ही नहीं आता, आदमी चुपचाप रहता है, एकदम शांत, मन को शांति, कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, तो शांत रस को रस नहीं मानते थे। फिर आए आपके कौन आए? आचार्य विश्वनाथ। कौन आए? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ आए, इन्होंने शांत रस को भी रस माना। तो शांत रस को जोड़ने से +1 करने से रसों की संख्या कितनी हो गई? रसों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को भी रस माना। वर्तमान में वात्सल्य प्रेम रस से, है ना, वात्सल्य प्रेम रस से भक्ति और ये सब को हटा दिया गया। तो अब वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग किया गया। वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग किया गया। जितना मुझे पता है, वात्सल्य रस और भक्ति रस जो आपका है, श्रृंगार रस से ही अलग होकर नए रस बने हैं। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ोगे तो वर्तमान में 2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 रस हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग से काउंट करने से कितना रस है, तो 11 रस है। कितना है? 11। भरत मुनि के अनुसार कितना रस है? 8। नॉर्मल कितना रस माना गया था? 9। और वात्सल्य और भक्ति को अलग से काउंट करने पर 11 रस। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। काफी डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं भैया, है ना, काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, रिवीजन पक्का जबरदस्त टाइप से होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा सही लिखा है? कामायनी, कामायिनी, कामायानी, कमायनी। तो कौन सा सही है बताइए, है ना। किसका इसमें आपका मात्राएं सही है? कैसे लिखते हैं कामायनी? तो कामायनी होता है, कामायनी। ठीक है, अब 2 रचनाएं हैं। एक रचना है कामायनी, कामायनी, इसको किसने लिखा है? कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने।
एक अलग रचना है इसी से मिलती जुलती, कामायनी डैश एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, तो ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, सॉरी, ये कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। ठीक है, सबसे पहले कामायनी लिखे जगन्नाथ प्रसाद, है ना, जगन्नाथ प्रसाद भानु लिखे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं मेरे ख्याल से। कामायनी जगन्नाथ प्रसाद लिखे, उन्हीं का आलोचनात्मक एक पुनर्विचार लिखे, इसी किताब पर एक आलोचनात्मक टीका लिखे। कौन? कामायनी एक पुनर्विचार। कौन लिखा? जगन्नाथ प्रसाद, एक सॉरी गजानन माधव बोध मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, पानी पी लेता हूं पहले। दोनों पुस्तक लगभग एक दूसरे से संबंधित है। पहले कामायनी लिखे कौन? जयशंकर प्रसाद। भैया एक पुस्तक लिख दिया कामायनी, उसको पढ़े कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध। उनको मजा नहीं आया तो उसमें वो पुनर्विचार करके उस पुस्तक को आलोचनात्मक टीका टिप्पणी करके फिर से लिखे। चलिए, यहां तक हो गया। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का बताइए भाई, यही सब पूछा जाता है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निह धन अर्थक, निह धन अर्थक। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। एक शब्द जो दूसरे शब्द बनने की एक शब्द से दूसरा शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है व्युत्पत्ति। क्या कहा जाता है? व्युत्पत्ति। अब मान लो एक शब्द बना करुणा, एक शब्द बना करुणा, इससे पहले इससे संबंधित कोई शब्द नहीं था, तो यह करुणा शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, है ना। करुणा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। अब करुणा से ही करुणाजनक बन गया, करुणा से ही करुणाजनक बन गया। तो ये करुणाजनक शब्द क्या हुआ? व्युत्पत्ति। करुणाजनक शब्द क्या हुआ? व्युत्पत्ति। करुणा अगर कोई नया शब्द बन रहा है तो वो होगा उत्पत्ति, और उसी बने हुए शब्द से अगर कुछ दूसरा शब्द जुड़ता हुआ बन रहा है तो वो होगा व्युत्पत्ति। यहां लिखा है एक शब्द से दूसरा, मतलब पहले से शब्द है उससे दूसरा बनाना व्युत्पत्ति। ठीक है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए भाई। इसका अर्थ होगा सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। और ये जो मुहावरा है ये हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापम और पीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत फिट बैठता है। यहां के स्टूडेंट एकदम सिधवे पड़ जाते हैं, इसीलिए सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, बहुत सिधवे, है ना भैया, कुछ कर ही नहीं रहे। वही एसएससी वाले को देखो, थोड़ा सा गलत हुआ आंदोलन कर दिए, आपका मूल्यांकन पद्धति बिगाड़ दिया गया, आपका पूरा मूल्यांकन पद्धति बिगाड़ दिया गया व्यापम का, है ना। जो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है उसका सभी को नंबर दे रहे हैं। क्यों नंबर दे रहे हो भैया? अगर 100 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन डिलीट हो गया तो कितना बचा? 94 क्वेश्चन। तो आप इसका वैल्यूएशन, जो भी अपना नंबर, मान लो मेरा 76 नंबर आया है, उसको 94 से डिवाइड करके उसको 100 के बराबर कर दो। क्यों सबको नंबर दे रहे हो? सबको नंबर दे रहे हो, कटअप बिगड़ जा रहा है। और सबको नंबर दे रहे हो, जो आदमी गलत किया उसको भी नंबर मिल रहा है। तो यहां डिलीट क्वेश्चन का सबको नंबर दे रहे हैं, मूल्यांकन पद्धति बिगाड़ रखे हैं, क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं हो रहा है, और हम क्या बने हुए हैं? सीधुआ बने हुए हैं, और हमारे मुंह को कुत्ता चाट रहा है। तो भैया सदैव सज्जन बनना भी अच्छी बात नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि दूसरा का आंखी में नींद नहीं आवे, आपको सोना है तो खुद आंख बंद करना पड़ेगा। तो भैया आपको अगर कुछ चेंज करना है तो खुद जाके करना पड़ेगा, है ना। फीस ले ली है, फीस वापसी की अभी तक कोई गारंटी नहीं है। अब बोल देंगे आप ही के फीस से हम लोग क्या कर रहे हैं? महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं।
तो भैया जय माता दी बोलो, और क्या। चलो ऑप्शन सी, ये एक व्यंग था, जिसको अच्छा लगे सही, नहीं लगे तो भी सही। सदन का पदेन सभापति कौन होता है? कौन आदमी है जो सदन का पदेन सभापति होता है? मतलब वो दूसरे पद में है, इसीलिए वो इस पद में है। बताइए कौन होगा? सदन का पदेन सभापति होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है, विधानसभा के स्पीकर का भी चुनाव होता है, राज्य विधान परिषद के भी स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद? 64 और 89 के अनुसार। अब भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जो अभी बने हैं? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है भाई? क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। ये क्या थे पहले? ये पहले थे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति है कहां के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उससे पहले क्या थे? उससे पहले 2 बार लोकसभा सदस्य बने हुए हैं कोयंबटूर से। किसके? बीजेपी के। ठीक है, यहां तक हो गया। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। क्या थे? महाराष्ट्र के उपराज्यपाल। उससे पहले क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये हो गया। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने? ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने, 15वें नंबर के। ठीक, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। यह वेतन इनको उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलता, यह वेतन मिलता है इनको राज्यसभा के सभापति के नाम से। किसके नाम से मिलता है? राज्यसभा के सभापति के नाम से। ठीक है, और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? इनके प्रतिद्वंदी थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो जज थे, जो हार गए। ठीक, यहां तक हो गया। अगला देख लेते हैं इसमें और क्या है। याद रखिए, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है ना? सूर्य की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है जी? सूर्य की सबसे प्रमुख गैस है आपका कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है ना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा। हेलो, ये कोचिंग में हूं, पढ़ाता हूं। कोचिंग में हूं, पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो फॉर्म है ना वो प्लाज्मा है, मतलब सूर्य ठोस नहीं है, जेली जैसा है, प्लाज्मा फॉर्म में है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन के 4 नाभिक जुड़कर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, है ना। हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। अब उसके बाद नाभिकीय संलयन में कौन काम करता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम उत्तर कोरिया के पास है ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। उसके बाद एक होता है नाभिकीय विखंडन।
इसमें नाभिकीय संलयन में जुड़ेगा, नाभिकीय विखंडन में टूटेगा। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन में काम करता है, और परमाणु जो आपका भट्टी है वो भी कि नाभिकीय विखंडन में ही कार्य करती है। ठीक है, तो सूर्य में प्रमुख गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग 74% है, और हीलियम लगभग आपका 22 से 23% है। 2% कार्बन, ये सब अलग अलग गैस है। ठीक है, चलिए, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? बताइए भाई। तो अल्निको धातु है ना, एल्यूमिनियम की अल्निको धातु। अल्निको किसके मिश्रण से बनती है? अल्निको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, और क्या बनेगा? लोहा और निकिल। एल्यूमिनियम, लोहा, सॉरी, एल्यूमिनियम कोबाल्ट, एल्यूमिनियम कोबाल्ट और निकिल के मिलने से क्या बनता है? अल्निको, है ना। एल्यूमिनियम, अल से एल्यूमिनियम, नी से निकिल, क से कोबाल्ट, अल्निको। एल्यूमिनियम मिश्र धातु किसके लिए? चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसा चुंबक बनता है? स्थायी चुंबक बनता है इससे। ऐसा चुंबक जो अपने चुंबकीय गुण को बनाकर रखता है, स्थायी चुंबक बनाया जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापा जाता है? टेस्ला। किससे? टेस्ला, है ना, एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? नाभिक के आकार को किसमें मापा जाता है ना। नाभिक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो इसको मीटर सेंटीमीटर में नहीं माप सकते। तो नाभिक के आकार की इकाई क्या है? बताइए। नाभिक के आकार की इकाई है आपका फर्मी। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? फर्मी। ठीक है, फर्मी। बहुत छोटे लंबाई के चीजों को नापते हैं फर्मी से। ठीक है, ये हो गया। तो नाभिक के आकार की इकाई है फर्मी। न्यूटन किसका है? न्यूटन है बल का, न्यूटन है बल का। और शक्ति का क्या है? शक्ति का है हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट। ठीक, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम किसका मापते हैं? है ना, लंबाई की। ये भी बहुत छोटी इकाई है। एंगस्ट्रॉम भी किसकी इकाई है? लंबाई की। लंबाई की बहुत छोटी इकाई है ये। ठीक है, चलो, फर्मी नाभिक के आकार को मापते हैं, एंगस्ट्रॉम लंबाई की बहुत छोटी इकाई, न्यूटन बल, शक्ति का HP। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात को देखने वाले उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? सेना के पास रहते हैं, रात को नाइट विजन वो रहता है, गॉगल, कैमरा, जो भी बोल लो, उसमें रात में अगर कोई अंधेरे में भी खड़ा है तो वो पता चल जाएगा। तो उसमें किस प्रकार की तरंगे होती है? उसमें होती है इंफ्रारेड, जिसको बोलते हैं अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड क्या है? किसी भी जीवित वस्तु या किसी भी वस्तु के शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? ऊष्मा को। और ऊष्मा को डिटेक्ट करके पहचानता है कि वहां पे कुछ ऊष्मा है, वहां पे ऊष्मा है मतलब वहां कुछ भी है जो जीवित है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इंफ्रारेड चीजों को से रात्रि को देखने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। और यही इंफ्रारेड आपके टीवी के रिमोट में भी रहता है। टीवी का रिमोट किससे काम करता है? इंफ्रारेड से, है ना। पहले मोबाइल में डेटा का आदान प्रदान ब्लूटूथ जैसे इंफ्रारेड से भी किया जाता था। ठीक, इंफ्रारेड किसको? गर्मी को पता लगाता है। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। क्या? जीरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। पूछा गया है भैया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? बताइए। ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन वो है जो हम पन्ने के नीचे लगा के लिखते हैं और जिससे दूसरे पन्ने में छप जाता है। गलत। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन है आपका
तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में से अवशोषित कार्बन, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से अवशोषित कार्बन। ठीक है। ब्लू कार्बन में क्या होता है, जो आपके मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन है जो दलदली क्षेत्र में रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिलती है। इसीलिए सरकार मैंग्रोव वन को बचाने के लिए रामसर समझौता की हुई है ना, रामसर समझौता की हुई है, जिसमें मैंग्रोव वन को बचाना है, और वही मैंग्रोव वन पृथ्वी में जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों में मृग तृष्णा, जिसको मृग मरीचिका या मिराज बोलते हैं, गर्मियों में मृग तृष्णा है ना की घटना किस कारण से देखी जाती है, मृग तृष्णा की घटना। ठीक है, मिराज बनता है जो मृग मरीचिका मिराज, किसके कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों में से कोई भी रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, मृग मरीचिका होती है। आप जब बहुत दूर गर्मी के समय में दूर देखोगे रोड में, तो वहां पे ऐसे लहरता हुआ पानी दिखाई देगा, जल वाष्प जैसा दिखाई देगा, और जब वहां आप जाओगे तो वहां पानी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, दूर में पानी जैसा प्रतीत क्यों होता है, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आपके अपवर्तन के कारण। क्या होता है, गर्मियों में जब रेल पटरी गर्म होती है तो दूर से देखने पर वहां पानी जैसा प्रतीत होता है, और जो गाय है, जो भैंस लोग है, वो पटरी के पास पानी होगा करके पटरी में चले जाते हैं और वहां से एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रोड में भी होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, और आपके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण वो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर वापस सघन माध्यम में चले जाती है और वहीं वहीं घूमती है, इसीलिए मृग मरीचिका की घटना बनती है। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त अनिवार्य है। कौन कौन सी दो शर्तें अनिवार्य है ना, जब दो शर्त पूरा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला क्या है, प्रकाश, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल में जाए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें अनिवार्य है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है और प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, तो प्रकाश विरल में ना जाकर वापस सघन में लौट जाएगा, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो याद रखना, ये जो दूर पानी दिखने की घटना है, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, हीरे का चमकना, चमकना, और ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना, यह भी किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? हमारे यहां पहले दो संस्था चलती थी, एक चलती थी योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग क्या करती थी, पंचवर्षीय योजना बनाती थी, क्या करती थी, पंचवर्षीय योजना बनाती थी। और एक चलता था राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह क्या करता था, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन देता था, अनुमोदन देता था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को फाइनल अप्रूवल देता था, फाइनल अप्रूवल राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, कब, 1952 में 6 अगस्त 1952 को बना था, और योजना आयोग, योजना आयोग बना था आपका 15 मार्च 1950। अब ये दोनों संस्था को
योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करके 1 जनवरी 2015 से क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। पता नहीं नीति आयोग क्या काम कर रही है। पहले यही जीएसटी का फायदा गिना रहे थे, जीएसटी बहुत अच्छा है। अब जीएसटी का दर कम कर दिए तो बोलते हैं जीएसटी पहले ज्यादा थी अब कम है। तो पहले तुम झूठ बोल रहे थे कि अभी तुम झूठ बोल रहे हो? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको सुपर कैबिनेट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बना, योजना आयोग 1950 में बना। 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले कहां हुआ? बताइए, 1857 की क्रांति का सबसे पहले श्री गणेश कहां हुआ? तो ये श्री गणेश हुआ मेरठ में। कहां हुआ? मेरठ में। ठीक है, 10 मई को कंपनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया। कंपनी के सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन पहली घटना कब हुई? पहली घटना हुई आपकी कहां पे? बैरकपुर। पहली घटना हुई बैरकपुर। कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी किसका? लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल को किसको? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। फिर वो घटना की आग कहां लगी? 10 मई को मेरठ में। और कंपनी के सिपाहियों ने क्या किया? 1857 की क्रांति का विद्रोह कर दिया। ठीक है, जो सबसे बड़ी क्रांति थी उस समय की। 1857 की क्रांति में झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से नेतृत्व कौन किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खां, है ना। लखनऊ और अवध से कौन किया? बेगम हजरत महल किए। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का। कौन किए थे? नोल और रुस्का, है ना। मैक्स नोल और दूसरे आदमी कौन थे? अंस्ट रुस्का। कब किए? 1931 में किए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे छोटे चीजों को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी है, जिसमें प्रकाश की बजाय इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की सहायता से किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। नोल और रुस्का ने इसका आविष्कार किया, जिसके लिए इनको 1980-81 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? हमारा राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? बताइए। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही। हमारा जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। हाँ, मेरा लाइव नहीं हो पाएगा ना, इस फिर सर का टाइम हो जाएगा ना। सर लेंगे कि नहीं पूछ लो। चलिए, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। यह सार्वजनिक रूप से कब गाया गया? 1911 में। ठीक है, यह भी सही है, यह भी सही है। 1911 में कहां? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? आपका सार्वजनिक रूप से जनगण मन गाया गया। पहली बार वंदे मातरम पहली बार कब? 1896 में। कहां गाया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया। 1896 में पहली बार वंदे मातरम, 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया। गलत। इसे राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा
जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बना के भेजा था ना, उसने इसको स्वीकार किया है राष्ट्रगान के रूप में। ठीक है, कब स्वीकार किया गया आपका इसको राष्ट्रगान के रूप में? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 जब आखिरी बैठक हुई है ना संविधान लागू होने के लिए, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो गलत क्या है? गलत है ऑप्शन सी। ठीक है, और गलत ही पूछा है इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जनगण मन, पहली बार 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। इसको अपनाया कौन है? भारतीय संविधान सभा अपनाई है 24 जनवरी 1950 को। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषक का जैव संकेतक माना गया है? ये जो सब क्वेश्चन है ये लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन है। ये जो सब क्वेश्चन है ये लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषक का जैव संकेतक माना गया है? किसको माना गया है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? एक शैवाल प्लस कवक। लाइकेन एक शैवाल प्लस कवक होता है जो वायुमंडल में, कौन सी गैस? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को पहचान लेता है और क्या करता है? अपना रंग बदल देगा या गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो लाइकेन एक कवक या शैवाल है जो वायु प्रदूषण में बता देता है कि वायु कितनी प्रदूषक है। अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका कलर बदल जाएगा और या ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जैव संकेतक है। चलो, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? बताइए। नहीं हो पाएगा अभी। हाँ हाँ, 4 बजे फिर सर लेंगे। ठीक है, चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है, आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया इसमें अंग्रेजी नहीं है। हमारी 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी को बिल्कुल मत मानना। ठीक है, हमारी 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसके हाथों में था? आपको पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? स्थापना कैप्टन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाद में आजाद हिंद फौज का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनानायक किसे बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया। अब सोचो, जिस गुलाम भारत में आप रह नहीं पाते थे, वहां पे भारतीयों को और कुछ युद्ध बंदियों को मिलाकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फौज खड़ी कर दी थी। मानना पड़ेगा उनके ग्रेविटी को। ठीक है, चलिए, तेभागा आंदोलन किसने किया था? तेभागा आंदोलन बताइए, बहुत पूछता है। सबसे पहले तो तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? यह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल में। और यह आंदोलन किसानों ने किया था। किसानों ने किया था किस लिए? बटाईदार में हिस्सा मांगने के लिए। ठीक है, कहा जाता था कि किसानों से उसके फसल का 2/3 हिस्सा जमींदार ले लेते थे, 1/3 हिस्सा उनको देते थे। तो किसान बोले कि हमको एक 2/3 हिस्सा दो और 1/3 जमींदार को दो। तो पूरे किसानों ने मिलकर क्या किया? तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऐसी मोपला पूछता है। मोपला कौन होते हैं? केरल के मुसलमान। मोपला विद्रोह केरल। प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव को और किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। किसने? मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय, और इनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी का रोटेशन डायरेक्शन क्या है? कई बार बता चुका हूं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमारा सूर्य ग्रहण पूर्व की ओर होता है, इसीलिए हमारा सूर्य ग्रहण पूर्व की ओर होता है। ठीक है, आपका शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये कैसे घूमते हैं? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसीलिए यहां सूर्य ग्रहण सूर्य उदय पश्चिम में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य उदय हमारे यहां सूर्य उदय कहां होता है? पूर्व में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसलिए हमारे यहां सूर्योदय पूर्व में होता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह सेकंड लास्ट ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसीलिए इधर सूर्य उदय पश्चिम में होता है। ग्रहण निकल रहा है बार बार। सूर्य उदय कहां होगा? पश्चिम में। पृथ्वी में सूर्य उदय कहां होगा? पूर्व में। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और इसीलिए हमारे यहां श्रीहरिकोटा में जो रॉकेट छोड़ा जाता है वो भी पूर्व की ओर छोड़ा जाता है, ताकि उसको पलायन वेग मिल सके। बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? बताइए। बुलेट प्रूफ जैकेट में सबसे ज्यादा किस पदार्थ की यूज किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर क्या होता है? एक कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रेशा होता है केवलर। इसी से क्या बनाया जाता है? आपका बुलेट प्रूफ जैकेट। बहुत मजबूत और हल्का होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच विवाद में है? मुल्ला पेरियार बांध, तो भैया मुल्ला पेरियार बांध है तमिलनाडु और केरल के मध्य। कौन सी नदी पर है? मुल्ला और पेरियार नदी के संगम पर मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल के मध्य विवादित है। केरल बोलता है ये बांध में अगर कुछ हुआ तो हमारे बहुत से गांव डूब जाएंगे, तो मुल्ला पेरियार बांध है केरल और तमिलनाडु के मध्य विवादित। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, ये सब आपका लेबर इंस्पेक्टर हुआ था एग्जाम, उसका पेपर है ना। चलिए भाई बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? कि उस संस्था को अब सरकार ले लेगी और सरकार चलाएगी, अब वो संस्था सरकार के अधीन हो जाएगी। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अधिनियम कौन था? 1934 का अधिनियम। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सर सीडी देशमुख। और राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय भी रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय सर सीडी देशमुख। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, चलो। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बताइए भाई, है ना। कौटिल्य क्या था? चाणक्य था। अशोक था। मौर्य। विक्रमादित्य भारतीय राजा था। कनिष्क कौन था? कनिष्क था। बौद्ध धर्म का कुषाण शासक, है ना। हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, भारत में शासन करने वाले। ठीक है, तो कनिष्क कौन था? कुषाण था। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कहां? कुंडलवन,
कुंडल वन कहां? कश्मीर में, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। ये पूछा जाता है भैया। इस संगीति की अध्यक्षता किए। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। यही बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था, है ना। कुषाण अपने आप को यूची या तोखरी भी बुलाते थे। अब चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र और अश्वघोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन जो है पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। गलत हो गया क्वेश्चन भैया, गलत, सरासर गलत। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन को जोश जोश में पढ़ के बेकार नहीं करना है भैया, क्वेश्चन को देखना है अच्छे से कि क्या बोल रहा है ऑप्शन। और याद रखना सही ऑप्शन हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर मिलता जुलता गलत ऑप्शन रहता है। तो वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेंस का नहीं, दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में आप बहुत अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब देख सकते हो, बहुत अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब देख सकते हो, है ना। इसीलिए पीछे के ज्यादा जगह को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। इसीलिए उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपेयर देन दो क्लोजर। क्या क्या लिखा रहता है पता नहीं, पढ़ना कभी। यहां तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्लास हो रही भैया। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसके कारण होता है? पके हुए टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है भैया? पर्णहरित तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, लाल रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड। किसी भी पके हुए टमाटर हो गया, उसके बाद लाल मिर्च, लाल मिर्च, खरबूजे का लाल रंग, तरबूज का लाल रंग, तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण, कैरोटीनाइड के कारण होता है ना। देखिए लाइकोपेन, कैरोटीनाइड क्या है? लाइकोपेन है। कैरोटीनाइड को क्या बोला जाता है? लाइकोपेन, लाइकोपिन, लाइकोपिन कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर लाइकोपिन भी होगा तो आपको लगाना है। इसी के कारण लाल मिर्च, टमाटर लाल और तरबूज का अंदर का रंग लाल होता है, कैरोटीनाइड जो एक लाइकोपेन है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक 4-5 संस्थाओं को मिलाकर बनाई गई एक संस्था है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक की एक संस्था है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उस बैंक को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदार ऋण की खिड़की, है ना। उदार ऋण की खिड़की बहुत कम ब्याज दर पे ब्याज देती है वो देशों को, एशियाई विकास बैंक, उनको कहते हैं उदार ऋण की खिड़की, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ऐसे ही 4-5 संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक बनाया गया है। और विश्व बैंक को क्या नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट जारी करने की पद्धति को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट जारी करने की पद्धति को न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत 200 करोड़
200 करोड़ की संपत्ति हमेशा अपने पास रखती है। ये 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? 115 करोड़ सोना के रूप में, है ना, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा या बॉन्ड के रूप में, विदेशी मुद्रा या बॉन्ड के रूप में रखती है। ठीक है, तभी ये नोट छापती है। अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो वो 100 रुपए के बराबर सोना आरबीआई के पास रखा हुआ है, इसीलिए वो नोट चल रहा है ना। उस नोट में क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब रिजर्व बैंक का गवर्नर बोल रहा है कि ये आदमी कोई भी अगर ये 100 का नोट लाएगा तो मैं उसको 100 रुपए के इतना क्या दे दूंगा? सोना दे दूंगा। तो आपके पास जो नोट है उसके बराबर सोना वहां पे रखा हुआ है। अब हमारा जो रुपए है वो इंग्लैंड में तो चलेगा नहीं, तो इंग्लैंड वाला हमारे रुपए के बदले क्या करेगा? या तो डॉलर लेगा या हमसे सोना लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। मतलब कठोरपन और लचीलापन का विशेष समन्वय है हमारे संविधान में। देखिए, हमारे संविधान में कई संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कई संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं, कई संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से होंगे। तो कई चीजें बहुत आसानी से बदल सकती है और कई चीजों को बदलने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए हमारा संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से किसके गुणक के रूप में ज्यादा होता है या कम होता है? कितने के गुणक के रूप में ज्यादा होता है या कम होता है? बताइए, किसी देश का मानक समय किसके गुणक के रूप में ज्यादा या कम होता है? तो यह होता है आधे घंटे के रूप में। ठीक है, कोई देश ग्रीनविच से आधे घंटे के गुणक के रूप में या तो ज्यादा होगा या कम। अब भारत कितना? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है किससे? ग्रीनविच समय से। और हमारी मानक समय रेखा क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। हमारी मानक समय रेखा क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच 0 है तो हम उससे 82.5 अंश आगे हैं, और एक अंश में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 में कितना लगेगा? 5.5 घंटा। ठीक है, कोई भी देश ग्रीनविच से 1 घंटा 20 मिनट कभी आगे नहीं हो पाएगा। या तो वो 1 घंटा आगे होगा या 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का फर्क रहेगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही तल नजर आता है। पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देखा जा सकता है, कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोनों सही है, पर क्या सही व्याख्या कर रहा है? व्याख्या सही नहीं है भैया। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से चीज हैं जो और भी पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो क्या उसका एक ही तल नजर आता है? नहीं, कभी वो इस भाग से दिखेगा, कभी उस भाग से। हम पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन गति और चंद्रमा का परिक्रमण गति दोनों क्या है? समान है। ठीक है, चंद्रमा जिस स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसी स्पीड से अपने अक्ष में घूम रहा है। चंद्रमा जिस स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसी स्पीड से अपने अक्ष में घूम रहा है। इसीलिए हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देख पाते हैं, है ना? सदैव एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, परिक्रमा करता है, यह भी सही है, लेकिन हम चंद्रमा का एक भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जिस स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसी स्पीड से वो अपने अक्ष पर घूमता है।
तो ए और आर दोनों सही है, पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 50-55% भाग देख पाते हम चंद्रमा का, और चंद्रमा में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो धूल के मैदान है, जिसको कहा जाता है शांति सागर। ठीक है, यहां तक हो गया। चंद्रमा को एक जीवाश्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो भैया इसमें नाम आएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को बागवानी पसंद थी, बागवानी पसंद थी। ठीक है, इन्होंने दिल्ली के पास है ना 1200 नए बाग बनवाए थे, 1200 नए बाग, और अलाउद्दीन खिलजी के बागों का मरम्मत भी करवाया था। ठीक है, और ये फलों की गुणवत्ता सुधारने में रुचि लिए थे। चलो, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदन कब बनाई गई? भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन कब हुई? 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार। क्या? जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी में क्या बनाया गया? 2 सदन बनाया गया, विधानसभा है ना, और विधानसभा और विधान परिषद, जो आज चलता है। 2 सदन पहली बार कब बनाया गया? 1919 के अधिनियम में। इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 के क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। इसी को 1909 को बोलते हैं फूट डालो और शासन करो। ठीक है, यही 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने कौन आया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसी साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट को है ना 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार करना था अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया नेहरू रिपोर्ट को, इसीलिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या कर दी गई? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई। ठीक है, कहानी पूरी खत्म। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कौन सा कथन सही है? यह संविधान में 123 में है, बिल्कुल सही। अध्यादेश जारी करने का उपबंध राष्ट्रपति द्वारा किसमें है? 123 में। और राष्ट्रपति अध्यादेश केवल संसद के कानून बनाने वाले विषय पर ही जारी कर सकता है, जैसे केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर ही। राष्ट्रपति केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि इन्हीं सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। और एक आपका अध्यादेश जारी कर सकता है किसमें? अवशिष्ट सूची में। राज्य सूची में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। वो संसद जिस विषय पे कानून बना सकता है उसी विषय पे अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब लोकसभा का सत्रावसान हो। गलत। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब कोई एक सदन सत्र में ना हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी एक सदन सत्र में नहीं होगा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। गलत। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है, अपने मन से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया। सही क्या हुआ? 1 और 2। याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान है, जब कोई भी सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी मंत्री परिषद की सलाह से करेगा
अपने मन से नहीं करेगा। और अध्यादेश को सदन का सत्र चालू होने से, अध्यादेश को सदन का सत्र चालू होने से 30 दिन के भीतर सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और कितने समय में? 6 सप्ताह में। 6 सप्ताह में उसको दोनों सदन में पास होना चाहिए। और नहीं हुआ तो अध्यादेश समाप्त। और अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। क्यों? क्योंकि दो सदन में बैठकों का अंतर 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। पूरा रिवाइज करा रहा हूं भैया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब छत्तीसगढ़ी आ गया। छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन अपन ने खुद से बनाया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्राचीनतम शिलालेख दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित है। सही है? बिल्कुल सही है। इस शिलालेख को 1703 में पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखा गया था। यह भी सही है। याद रखना, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन शिलालेख दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित है। और इस शिलालेख को पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। कथन और कारण सही है तथा सही व्याख्या करता है। जब और डीप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दंतेश्वरी मंदिर को छिंदक नागवंशियों ने बनाया, उसका जीर्णोद्वार अन्नमदेव ने करवाया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जूड़ी या चूड़ी पगार गुफा कहां स्थित है? जूड़ी या चूड़ी पगार गुफा कहां स्थित है? बताइए। जूड़ी या चूड़ी पगार गुफा यह है गड़िया पहाड़ कांकेर में। कहां है? गड़िया पहाड़ कांकेर में है। ठीक है, उसके बाद निम्न कथनों पर विचार करिए। पतालेश्वर मंदिर मल्हार में स्थित है। सही है? बिल्कुल सही है। पतालेश्वर मंदिर मल्हार में स्थित है। ठीक है, पतालेश्वर मंदिर मल्हार में स्थित है। इसका उपनाम क्या है? केदारेश्वर। पतालेश्वर मंदिर मल्हार में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सोमराज नामक ब्राह्मण ने करवाया। यह भी सही है। यह मंदिर जाजल्य देव, यह मंदिर जाजल्य देव द्वितीय के शासन काल में 1167 में निर्मित हुआ। यह भी सही है। यह मंदिर भूमि के अंदर स्थित है, इसलिए पतालेश्वर कहते हैं। यह भी सही है। चारों कथन सही है। क्वेश्चन पूछा था पतालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? यह कहां स्थित है? मल्हार में। कहां? मल्हार, बिलासपुर में। ठीक है, चलिए सोमराज नामक ब्राह्मण ने क्या किया? निर्माण कराया। जाजल्य देव द्वितीय के समय में भूमि अंदर जमीन के अंदर है, इसलिए पतालेश्वर कहते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। राजीव गांधी जलाशय किस नदी पर स्थित है? बताइए भाई फटाक से। राजीव गांधी जलाशय किस नदी पर? चूंकि ये पोस्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की नदी घाटी परियोजना अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। चूंकि ये इरिगेशन सिंचाई विभाग का पद है, इसीलिए अच्छे से नदी घाटी परियोजना पढ़ के जाइएगा। राजीव गांधी जलाशय आपको मैंने पढ़ाया है खुड़िया मनियारी। क्या? खुड़िया मनियारी। खुड़िया मनियारी, मनियारी राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना। तो राजीव गांधी जलाशय किस नदी पर है? मनियारी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हसदेव नदी पर क्या है? मिनी माता हसदो बांगो। महानदी पर क्या है? गंगरेल बांध। ठीक, निम्न कथनों पर विचार करिए। मदकू द्वीप मुंगेली जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। मदकू द्वीप कहां है? मुंगेली जिले में। इस द्वीप को केदार तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। इस द्वीप का नामकरण ऋषि मांडुक्य और मुंडको उपनिषद की रचना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मांडुक्य ने मुंडको उपनिषद की रचना कहां? मदकू द्वीप में ही की थी, इसीलिए इसका नाम मदकू द्वीप कहा गया है ना। मुंडको उपनिषद से ही क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। यह द्वीप शिवनाथ नदी और महानदी के संगम पर है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यह द्वीप शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर है। कौन सा? मनियारी। यह द्वीप शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। मदकू द्वीप मुंगेली जिले में है। ठीक है, तालागांव मेरी कापा के पास।
इस द्वीप को केदार तीर्थ कहा जाता है, सही है। इस द्वीप का नामकरण मांडुक्य ऋषि और मुंडकोपनिषद के नाम से जुड़ा है, यह भी सही है। यह द्वीप शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर है, ना कि महानदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरपा महोत्सव का आयोजन कहां होता है? आपको पता है अरपा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में होता है, बिल्कुल गलत। अरपा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में नहीं होता। अरपा नदी निकलती है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, कौन से पर्वत से? खड़ी खोंगसरी पर्वत, है ना, खंडरी खोंगसरी पर्वत, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही से निकलती है। तो अरपा महोत्सव गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनाया जाता है। चलो, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना किसने? हबीब तनवीर ने, है ना, पद्म भूषण हबीब तनवीर ने किया था, ठीक है। हिंदुस्तान थिएटर, नया थिएटर, आगरा बाजार, चरणदास चोर, ये सब इनकी प्रमुख कहानियां जिनका मंचन हुआ है, बहुत फेमस है। किशोर साहू कौन है? हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। गाइड पिक्चर देखना, गाइड पिक्चर जिसमें वो वाला गाना है, यहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां, गाइड पिक्चर में, ठीक है, वही गाना है शायद। और वो कांटों से खींच के ये आंचल, तो उसमें जो वरीदा रहमान के कौन बने रहते हैं? पति, वही है किशोर साहू। बहुत से अच्छे अच्छे पिक्चर पे एक्टिंग किए राजनांदगांव के किशोर साहू। इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ में सिनेमा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो हबीब तनवीर, नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर। चलो अगला क्वेश्चन, 2025 में पद्मश्री से सम्मानित पंडीराम मंडावी है, ये पंडीराम मंडावी किस कला से संबंधित है? बताइए। कहां? गढ़ बेंगाल, नारायणपुर के, जहां चेदरू मंडावी थे टाइगर किड, वहीं से है पंडीराम मंडावी, है ना, गढ़ बेंगला, नारायणपुर से, ठीक है। मंडावी उरांव जाति, घोटुल वाले, ठीक। किस कला से संबंधित है ये? काष्ठ शिल्प कला, लकड़ियों की मूर्ति बनाते हैं। और इनका सबसे प्रमुख है क्या? बस्तर बांसुरी। क्या? बस्तर बांसुरी, जिसको बोलते हैं सुलूर। क्या? सुलूर। ये बस्तर बांसुरी बनाने में और काष्ठ शिल्प में बहुत फेमस है, ठीक है। इनकी जो बनाई हुई कृति है वो विदेशों में भी संरक्षित करके रखी गई है, ठीक है। तो काष्ठ शिल्प से संबंधित है पंडीराम मंडावी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र और राज्य सब्सिडी मिलाकर 2 किलोवाट के प्लांट में कुल कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी? अब आप यहां पे देखिएगा, है ना, पहला है 1 किलोवाट का प्लांट, 2 किलोवाट का प्लांट, 3 किलोवाट का प्लांट, ठीक है। 1 किलोवाट के प्लांट में केंद्र की सब्सिडी, राज्य की सब्सिडी, केंद्र की सब्सिडी है 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के प्लांट में 60,000 रुपए और 3 किलोवाट के प्लांट में 78,000 रुपए सब्सिडी देगी। कौन? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कितना देगी? 1 किलोवाट के प्लांट में 15,000, 2 किलोवाट के प्लांट में 30,000, 3 किलोवाट के प्लांट में 30,000, ठीक है। तो यहां कुल कितना होगा? 45,000, यहां कितना होगा? 90,000, यहां कितना होगा? 1,08,000, ठीक है। तो 2 किलोवाट का पूछा है, तो 2 किलोवाट में कितनी सब्सिडी मिलेगी अपने को? केंद्र और राज्य मिलाकर 90,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप पीएम सूर्य घर योजना बनाते हो तो आपको 6.5% इंटरेस्ट पे क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। 6.5% ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा 10 साल के लिए, ठीक है। ये है, ये लोन अमाउंट भी पूछ सकता है, ठीक। और कितना यूनिट बिजली फ्री मिल सकता है? 300 यूनिट। इसमें अगर आप अपने छत में बिजली बनाते हो, जितना बिजली चाहिए उपयोग करते हो, बाकी बिजली सरकार को बेच सकते हो, है ना, तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, ठीक है। 1 किलोवाट के प्लांट में केंद्र सरकार 30,
राज्य सरकार 15, 2 किलोवाट के प्लांट में केंद्र सरकार 60, राज्य सरकार 30, 3 किलोवाट के प्लांट में केंद्र सरकार 78, राज्य सरकार 30, तो इतनी सब्सिडी मिलेगी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में आए पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, है ना। ये योजना चला रहा है आपका श्रम विभाग। कौन सा? श्रम विभाग। और ये किसको मिलेगा? पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे अगर 10वीं 12वीं बोर्ड में टॉप करेंगे, है ना, तो कितना रुपए मिलेगा? 2 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, 2 लाख रुपए प्रत्येक को। अभी 31 लोगों को मिला है शायद रायपुर में। 2 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा 10वीं 12वीं बोर्ड में टॉप करने वाले पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे को। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का आपका क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, लेवल कैसा है और आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका कोई भी डाउट रहता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक पहुंचे। देखो इतनी गर्मी, पसीना पसीना हो गया, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो दोस्तों तैयारी अपने को करनी है बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इसमें पार्ट कम है तो जीएस पर ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा डीपली ध्यान देना है। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ते रहिए। जीएस का तो मैं आपके साथ हूं ही। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन और क्या हम इस पे सुधार कर सकते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप आमीन पटवारी का कोर्स खरीदना चाहते हैं या उसका टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो शिक्षक भर्ती वाले हैं, अगर वो भी सीजी टेट का कोर्स खरीदना चाहते हैं या फिर शिक्षक भर्ती का कोर्स खरीदना चाहते हैं या उसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसी तरह साथ मिलकर धूम मचाते रहेंगे। बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका इस प्लेटफॉर्म से हमेशा सहयोग बनाए रखूंगा, प्यार बनाए रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय माता दी।